क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने आकर्षक क्यों होते हैं? या कुछ लोग दूसरों को इतनी आसानी से अपनी बातों में फंसा लेते हैं? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान का खेल है। हम हर दिन लोगों से मिलते हैं, पर क्या हम सच में उन्हें समझते हैं? उनके शब्दों के पीछे असली इरादे क्या हैं? आज हम इंसान को समझने की इसी यात्रा पर निकल रहे हैं, और हमारी गाइड हैं रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। ये किताब दावा करती है कि इंसानी व्यवहार को समझा जा सकता है। हम शुरुआत करेंगे अपने अंदर के तूफान से, मतलब हमारी भावनाओं से। फिर देखेंगे कि हम दुनिया के सामने कौन सा चेहरा रखते हैं, और अंत में उस सबसे बड़े सच का सामना करेंगे जिससे हम सब डरते हैं। हाँ, और हमारा मिशन सिर्फ इस किताब की समरी देना नहीं है। हम उन नियमों की गहराई में उतरेंगे जो हमारे रिश्तों, करियर और मन की शांति को चुपचाप कंट्रोल करते हैं। ये एक तरह से खुद को और दूसरों को बेहतर तरीके से जानने का एक नक्शा है। इसे समझकर हम ना सिर्फ धोखे से बच सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले नियम से, अतार्किक का नियम। यहाँ एक सवाल मेरे दिमाग में आता है, क्यों समझदार लोग भी कभी-कभी भावनाओं में बहकर इतने बेवकूफ़ी भरे फैसले ले लेते हैं? जैसे कोई अनुभवी निवेशक लालच में आकर अपना सारा पैसा एक ही जगह लगा देता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हम खुद को जितना तर्कसंगत या रैशनल समझते हैं ना, उतने हैं नहीं। हम असल में भावनाओं से चलने वाले जीव हैं। ग्रीन इसे रैशनलाइजेशन कहते हैं, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। होता क्या है कि हम पहले इमोशन के बेसिस पर एक फैसला ले लेते हैं, और फिर हमारा दिमाग उस फैसले को सही ठहराने के लिए तर्क गढ़ना शुरू कर देता है। अच्छा। हाँ, हम खुद को यकीन दिलाते हैं कि हमने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है, जबकि असल में उसे हमारी कोई गहरी भावना चला रही होती है, जैसे डर, अहंकार या प्यार। अरे ये तो हर रोज होता है। अगर हमारा कोई पसंदीदा नेता कोई गलती करता है तो हम 100 बहाने ढूंढ लेंगे उसे बचाने के लिए, लेकिन वही गलती अगर कोई विरोधी नेता करे तो हम उसे माफ नहीं करते। बिल्कुल, मतलब हमारा तर्क हमारी भावनाओं का गुलाम है। बिल्कुल सही पकड़ा। और इसका समाधान सिर्फ ये कहना नहीं है कि तर्क से सोचो। ये तो बहुत ही सुपरफिशियल सलाह है। ग्रीन एक ज्यादा गहरी तकनीक बताती हैं। वो कहती हैं कि किसी भी बड़े फैसले से पहले ये पता लगाएं कि उस वक्त आपकी सबसे प्रबल भावना कौन सी है। क्या वो डर है? तो फिर उस फैसले को एक ऐसे व्यक्ति के नजरिए से देखें जिसे आप साहसी मानते हैं। क्या वो गुस्सा है? तो उसे एक शांत व्यक्ति की आंखों से देखें। ये सिर्फ तर्क करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने इमोशनल लेंस को बदलने के बारे में है। वाओ, यही असली आत्मनियंत्रण है। ये तो कमाल का नजरिया है। और जब हमारी भावनाएं हमें इस तरह चलाती हैं, तो अक्सर हमें बाहरी दुनिया से पुष्टि की जरूरत पड़ती है, जो हमें सीधे अगले नियम पर ले आती है, आत्ममुग्धता का नियम। वो लोग जो हमेशा अपनी ही दुनिया में रहते हैं। हाँ, और ग्रीन यहाँ एक जरूरी बात कहती हैं। आत्ममुग्धता या नार्सिसिज्म एक स्पेक्ट्रम है। हम सब में थोड़े बहुत आत्ममुग्धता होती है जो हमें आत्मविश्वास देती है, लेकिन खतरा तब होता है जब कोई इस स्पेक्ट्रम के गहरे छोर पर होता है। ग्रीन इन्हें 2 हिस्सों में बांटती हैं, डीप नार्सिसिस्ट जो पूरी तरह अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, और हाँ, एक मिनट, हाई फंक्शनिंग नार्सिसिस्ट, ये क्या होता है? ये तो ज्यादा खतरनाक लगता है। यही तो बात है। डीप नार्सिसिस्ट को पहचानना आसान है। वो हर बात में सिर्फ मैं, मेरा, मुझे करते हैं। लेकिन हाई फंक्शनिंग नार्सिसिस्ट बहुत सफल, आकर्षक और आत्मविश्वासी हो सकते हैं। वो टीम लीडर या सीईओ भी हो सकते हैं। अच्छा। उन्हें पहचानना इसलिए मुश्किल है क्योंकि उनका आत्मविश्वास असली लगता है, जबकि वो असल में एक गहरी असुरक्षा का मुखौटा होता है। वो आपकी भावनाओं को तब तक महत्व देंगे जब तक आप उनके काम आ रहे हैं। और जिस दिन नहीं आए, जिस दिन आपने उनकी आलोचना की या उनके रास्ते में आए, उनका असली चेहरा सामने आ जाएगा। ये तो बहुत डरावनी बात है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे दफ्तरों और शायद हमारे परिवारों में भी होते हैं। हाँ। तो इनसे बचने का या इन्हें संभालने का तरीका क्या है? इसका एकमात्र जवाब है सहानुभूति, यानी एम्पैथी का अभ्यास करना। पहले तो खुद के अंदर झांकना और ये स्वीकार करना कि हम भी कभी-कभी आत्ममुग्ध हो जाते हैं, और दूसरों के साथ व्यवहार करते वक्त उनकी बातों को सच में सुनना, न कि सिर्फ जवाब देने के लिए। उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी अनकही बातों को समझने की कोशिश करना। और अगर कोई डीप नार्सिसिस्ट है तो उससे दूरी बनाना ही सबसे अच्छा है, क्योंकि आप उन्हें बदल नहीं सकते। वो आपकी ऊर्जा सोख लेंगे। अपनी भावनाओं की दुनिया से निकलकर
अब हम उस चेहरे पर आते हैं जो हम समाज को दिखाते हैं। ये हमें तीसरे नियम पर लाता है, भूमिका निभाने का नियम। क्या लोग असल में वैसे होते हैं जैसे वे दिखते हैं? शायद ही कोई होता है। हम सब एक सामाजिक मंच पर अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। एक डॉक्टर आत्मविश्वास का मुखौटा पहनता है, एक कर्मचारी अपने बॉस के सामने मेहनती और वफादार दिखने की कोशिश करता है। हम सब ऐसा करते हैं क्योंकि हम इस बात से डरते हैं कि अगर लोगों ने हमारा असली कच्चा रूप देख लिया, हमारी असुरक्षाएं, हमारे डर, तो शायद वे हमें स्वीकार नहीं करेंगे। ये समाज में फिट होने का एक तरीका है। लेकिन क्या हमेशा मुखौटा पहनना गलत है? मतलब समाज में रहने के लिए थोड़ा बहुत तो रोल प्ले करना ही पड़ता है ना? है ना? इंटरव्यू में तो आत्मविश्वास दिखाना ही पड़ता है, भले ही अंदर से डर लग रहा हो। बिल्कुल सही सवाल है। और ग्रीन भी यही कहती हैं। वो इसे इम्प्रेशन मैनेजमेंट कहती हैं। खतरा मुखौटा पहनने में नहीं है, बल्कि ये भूल जाने में है कि मुखौटे के पीछे एक असली चेहरा भी है। अच्छा। जब आपकी भूमिका आपकी पहचान पर हावी हो जाए, तब समस्या शुरू होती है। हमें इस खेल को खेलना है, लेकिन इसके नियमों को जानते हुए। और दूसरों के मुखौटे के पीछे कैसे देखें? उनके शब्दों पर नहीं, उनके नॉन वर्बल संकेतों पर ध्यान दें। उनकी आंखों में एक पल के लिए आई घबराहट या उनकी मुस्कान जो आंखों तक नहीं पहुंचती, अक्सर ज्यादा सच बोल जाती है। और जब हम दूसरों की भूमिकाओं और उनके प्रदर्शन को देखते हैं, खासकर जब उनका प्रदर्शन हमसे बेहतर हो, तो एक बहुत ही असहज भावना जन्म लेती है। यह हमें अगले नियम की ओर ले जाता है, ईर्ष्या का नियम। हाँ, ईर्ष्या एक ऐसी भावना है जिसे कोई स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन महसूस सब करते हैं। ये हमारी तुलना करने की आदत से पैदा होती है। सोशल मीडिया ने तो इसे और भी बढ़ा दिया है ना? जहां हमें हर किसी की जिंदगी का सबसे अच्छा संस्करण ही देखने को मिलता है। सही बात है। इसका सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये हमारा ध्यान खुद से हटाकर दूसरों पर केंद्रित कर देती है। हम अपनी ऊर्जा अपनी तरक्की पर लगाने की बजाय दूसरों की सफलता से जलने में बर्बाद कर देते हैं। और इसे व्यक्त करने के भी बड़े अजीब तरीके होते हैं। कुछ लोग तो सीधे सीधे आपकी सफलता को कम बताएंगे या उसमें नुक्स निकालेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग छिपे तौर पर ईर्ष्या दिखाते हैं। वे आपकी तारीफ करेंगे, पर उनकी तारीफ में एक चुभन होगी, या फिर वो जरूरत से ज्यादा मीठे बन जाएंगे। बिल्कुल। और ग्रीन यहाँ ईर्ष्या को एक हथियार में बदलने का एक शानदार तरीका बताती हैं। वो कोको शनेल का उदाहरण देती हैं। अच्छा। जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया तो उस समय के बड़े डिजाइनर्स ने उनका मजाक उड़ाया। शनेल उनसे जलने या नफरत करने की बजाय उनकी डिजाइन्स को ध्यान से देखती थीं, उनकी कमियों को समझती थीं और फिर उनसे कहीं बेहतर, ज्यादा आरामदायक और स्टाइलिश कपड़े बनाकर उन्हें ही बाजार से बाहर कर दिया। कमाल है। उन्होंने अपनी ईर्ष्या को गुस्से में नहीं, बल्कि उत्कृष्टता हासिल करने की प्रेरणा में बदल दिया। ये ईर्ष्या का सबसे रचनात्मक उपयोग है। ईर्ष्या अक्सर अंदर ही अंदर सुलगती रहती है, लेकिन क्या होता है जब ये नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलना चाहती है? यह हमें आक्रामकता के नियम पर ले आता है। और जब हम आक्रामकता की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ लड़ाई झगड़े की तस्वीर आती है, जबकि असल में सबसे खतरनाक आक्रामकता छिपी हुई होती है। ग्रीन आक्रामकता को दो हिस्सों में देखती हैं। एक है खुली आक्रामकता जो साफ दिखती है, बहस, गुस्सा, टकराव। इसे संभालना फिर भी आसान है क्योंकि आपको पता होता है कि दुश्मन कौन है। लेकिन दूसरी है छिपी हुई या पैसिव अग्रेशन। मतलब ये वो लोग हैं जो आपके मुंह पर तो बहुत अच्छे बनेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपकी जड़ें काटेंगे। वे मीटिंग में आपके आइडिया को चुपचाप सुनेंगे और बाद में उसे अपने नाम से पेश कर देंगे। वे मदद के बहाने आपके काम में देरी करवा देंगे। ये तो बहुत ही डरावनी बात है, क्योंकि ये हमारे दफ्तरों और घरों में हर रोज होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस छिपी हुई आक्रामकता से कोई खुद को बचाए कैसे? ग्रीन का मानना है कि आक्रामकता को खत्म नहीं किया जा सकता। ये हमारे अंदर की एक ऊर्जा है। सवाल ये है कि आप उसे दिशा कौन सी देते हैं। इसे नष्ट करने की कोशिश करने के बजाय इसे अपने लक्ष्यों को पाने में लगाएं। अच्छा। जब कोई आपको चुनौती देता है या नीचा दिखाता है तो उस अपमान की ऊर्जा को बदला लेने की साजिशों में बर्बाद ना करें। उसे खुद को और बेहतर बनाने और ज्यादा मेहनत करने और अंततः उस व्यक्ति से कहीं आगे निकलने में इस्तेमाल करें। अपनी सफलता को अपना जवाब बनाएं। बिल्कुल। हमने अब तक व्यक्तिगत भावनाओं और व्यवहार की बात की, लेकिन हम अकेले नहीं रहते। हम एक समाज का हिस्सा हैं। और कभी-कभी सबसे शक्तिशाली ताकत हमारे अंदर नहीं, बल्कि हमारे चारों ओर होती है। यह है भीड़ का अनुसरण करने का नियम, जिसे हर्ड मेंटालिटी भी कहते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है अकेले रह जाने या अजीब समझे जाने का डर।
हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं और समूह से बाहर निकाल दिया जाना हमारे लिए सबसे बड़े डरों में से एक है। इसीलिए हम अक्सर बिना सोचे समझे उन चीजों को अपना लेते हैं जो बाकी सब कर रहे हैं, चाहे वो फैशन ट्रेंड हो, करियर का चुनाव हो या कोई राजनीतिक विचारधारा हो। हम सवाल करने से डरते हैं। लेकिन आंख मूंदकर भीड़ के पीछे चलना तो बहुत खतरनाक हो सकता है। इतिहास में बड़े बड़े संकट और नरसंहार इसी का नतीजा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इसी नियम का दूसरा पहलू भी है। जो लोग इस सामाजिक दबाव के आगे नहीं झुकते, जो भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत करते हैं, वही दुनिया को बदलते हैं। सही। चाहे वो कोई वैज्ञानिक हो, कोई कलाकार हो या कोई समाज सुधारक, उन्होंने स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाए और अपनी एक अलग राह बनाई। वे जानते थे कि सच अक्सर भीड़ के पास नहीं बल्कि अकेले सोचने वालों के पास होता है। तो यहाँ हमारे लिए संदेश बहुत साफ है। अगली बार जब आप खुद को किसी ट्रेंड या विचारधारा का हिस्सा बनता हुआ पाएं, तो एक पल रुक कर खुद से पूछें, क्या मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं सच में इस पर विश्वास करता हूं, या सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी सब कर रहे हैं? सही बात है। अपनी सोच को भीड़ के हवाले कर देना बहुत आसान है, लेकिन अपनी राह बनाना कहीं ज्यादा संतोषजनक है। ये अकेले समझे जाने का डर बहुत शक्तिशाली है, लेकिन एक डर ऐसा है जो इन सबसे ऊपर है। एक ऐसा सच जिसका सामना हम अपनी पूरी जिंदगी टालते रहते हैं, और ये हमें हमारे अंतिम नियम पर लाता है, मृत्यु का भय। ये एक ऐसा विषय है जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये हमारे हर काम के पीछे एक अदृश्य शक्ति की तरह काम करता है। हम मरने से इतना डरते हैं कि हम जीना ही भूल जाते हैं। हम अपने सपनों को ये सोचकर टालते रहते हैं कि अभी बहुत समय है। हम छोटे मोटे झगड़ों और असुरक्षाओं में अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। मृत्यु का भय असल में हमें एक अधूरा और सीमित जीवन जीने पर मजबूर करता है। लेकिन क्या इस डर का कोई सकारात्मक पहलू भी है? क्या ये हमें कुछ सिखा सकता है? यही इस नियम का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। ग्रीन कहती हैं कि मृत्यु को स्वीकार करने का मतलब जल्दी मरना नहीं है, बल्कि पूरी तरह से जीना है। जब आप इस सच को स्वीकार कर लेते हैं कि आपका समय सीमित है, तो अचानक हर चीज की अहमियत बदल जाती है। आपको समझ आता है कि आपके पास टालमटोल करने का समय नहीं है। सही। ये आपको हिम्मत देता है कि आप वो काम करें जो आप हमेशा से करना चाहते थे। उन लोगों से प्यार जताएं जिन्हें आप महत्व देते हैं, और हर पल को उसकी पूरी गहराई के साथ जिएं। मृत्यु का बोध जीवन का सबसे बड़ा प्रेरक है। तो आज की इस पूरी यात्रा को अगर हम देखें तो ये समझ आता है कि मानव स्वभाव कितना जटिल और कितना गहरा है। बिल्कुल। अतार्किकता से लेकर मृत्यु के भय तक ये नियम हमें दिखाते हैं कि हमारे अंदर और हमारे आसपास क्या चल रहा है। बिल्कुल। और अंतिम निष्कर्ष यही है कि खुद को और दूसरों को समझने से हम बेहतर इंसान बनते हैं। जब हम इन छिपी हुई भावनाओं, ईर्ष्या, आक्रामकता, आत्ममुग्धता को अपने और दूसरों में पहचानना सीख जाते हैं, तो हम ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण और कम जजमेंटल हो जाते हैं। हमारे रिश्ते गहरे होते हैं, हमारे फैसले बेहतर होते हैं, और हमें एक तरह की मानसिक शांति मिलती है। यह खुद को जानने की एक जीवन भर की यात्रा है। इस गहरी पड़ताल को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आपके सोचने के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। आज की चर्चा से मानव स्वभाव का कौन सा नियम आपको अपने या अपने आसपास के किसी व्यक्ति में सबसे ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई दिया? और ये सोचें कि इस नई समझ से आप अपने उस रिश्ते को कैसे बदल सकते हैं।